Hello participants, welcome back. In the last classes we were discussing chapter 16 and I told you it's a big chapter, so we are doing it in part wise. पहला part मैंने कल कर लिया था, आज हम लोग दूसरा part कर रहे हैं, which is working of patents, revocation and compulsory licensing. हम लोग compulsory licensing समझ लिए थे, working of patents भी समझ लिए थे. अब हम लोग रिवोकेशन समझ रहे हैं और रिवोकेशन के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉन वर्किंग हो रही है, यानी वो वर्क नहीं कर रहा है. कुछ रीजंस हमने समझा था, 3 रीजंस कि कैसे कंपल्सरी लाइसेंस मिलता है. उसी के एक्सटेंशन में अगर हम लोग अब 85 से कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर टुडे. आई होप इट finishes off today, otherwise I'll have to take one more class of it. Section 85 talks about revocation of patents by controller for non-working, जिसको भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं लास्ट क्लास में कि क्या हुआ नॉन वर्किंग का मतलब. तो यहाँ पे कहता है कि वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट, अगर कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हो चुका है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एक पर्सन जो इंटरेस्टेड हो 2 साल के बाद, यानी कि कंपल्सरी लाइसेंस होने के बाद 2 साल हो गया हो, कंट्रोलर के पास अप्लाई कर सकता है रिवोक करने के लिए पेटेंट को. क्योंकि हो सकता है कि उन तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने जो आपको बताई हैं कि वो वर्क इन इंडिया नहीं है, टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर रिक्वायर्ड या रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर पब्लिक को रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल पा रहा है. तो यानी कि एक बार उसने कंट्रोलर ने कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया इस बेसिस पे, 2 साल के लिए दे दिया, लेकिन उसके बाद भी इसकी वर्किंग नहीं हो पा रही है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई एक इंटरेस्टेड पार्टी रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. तो एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें उनको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, फॉर्म में इसको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. और उसके बाद एप्लीकेंट का इंटरेस्ट, अपना जो इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर पेटेंट के रिवोकेशन में, वो बताना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी. लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि 2 तरह के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर समवन हु हैज एन इंटरेस्ट. उसके बाद अगर कंट्रोलर को लगा कि हाँ ये सही रीजन है, इसको ये तीनों चीजें में से कोई एक चीज को सेटिस्फाई कर दे रहा, तीन मतलब आप समझ गए ना क्या, कि वो यहाँ पर बन नहीं रहा है, या ज़्यादा मात्रा में नहीं बन रहा है, या फिर बहुत हाई प्राइस पे मिल रहा है, तो फिर वो रिवोकेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है. विद इन 1 year of this, controller can decide on this. उसके बाद 86 actually talks about power of controller to adjourn application for compulsory licenses etc in certain cases. Before I forget, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इंडिया ने एक compulsory license issue किया है, which is a famous case, बेयर वर्सेस नाटको, जो कि एक नक्सवार करके मेडिसिन आती है लंग और लिवर कैंसर के लिए, उससे रिलेटेड ये था. द कंपनी विच वाज प्रोड्यूसिंग इट, वो जो बेयर थी, वो बहुत हाई प्राइस वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बेच रही थी, विच वाज फॉर 1 month's मेडिसिन इट वाज ऑलमोस्ट 2,24,000, जिसको कि नाटको ने कहा कि मैं 8,000 में उसको प्रोड्यूस करके दे दूंगा. तो यहाँ पर नाटको की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस करके 8,000 पे मार्केट पे बेचे, या फिर वो और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको रॉयल्टी दे पेटेंट होल्डर को. तो यहाँ पर यूएसपीटीओ ने उसको एक्चुअली 6% पे डिसाइड किया हुआ है, तो 6% वो रॉयल्टी देंगे. तो ये 2 चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और भी बहुत हैं जो भी हम लोग आगे आगे पढ़ रहे हैं, तो ये केस इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव एज वेल. तो पढ़ लीजिएगा आप लोग. कोशिश करूँगी कि मैं इसका साइटेशन आपको मैं लिंक में दे दूँ, बट मतलब उसके मेरे जो डिस्क्रिप्शन आएंगे उसमें मैं दे दूँ. बट इफ आई फॉरगेट, ये कोई मतलब गूगल पे आप बहुत इजीली इसको चेक कर सकते हैं. यू कैन गेट द citations and the case facts of the case, decisions of the case very in detail. ठीक है. तो 86 में हम लोग बात कर रहे हैं पावर ऑफ कंट्रोलर टू एडजर्न एप्लीकेशंस फॉर कंपल्सरी लाइसेंस एक्सेट्रा इन सर्टेन केसेस, यानी कि कंट्रोलर एप्लीकेशन को मना भी कर सकता है. तो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं उसके लिए.
अगर 84 और 85 में उसने जो भी हम लोग पढ़े हैं अप्लाई किया है, यानी रिवोकेशन या फिर कंपल्सरी लाइसेंस के लिए, जो कि टेरिटरी में नहीं हो रहा है, या जो भी 84 का 7D जो ये बता रहा है, और कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि जब पेटेंट मिला उस समय से इसको काम करने का टाइम उसको कम मिला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिलते मिलते पेटेंट जो है टाइम लग गया, और क्योंकि 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, और उनको तो जिस डेट को अप्लाई किए उस डेट से पेटेंट मिल जाना चाहिए होता है, जब मिल जाता है तो उस समय से उसको 2 साल लग ही गए होंगे या फिर उससे ज़्यादा, और उसको एडिक्वेट टाइम नहीं मिल पाया है कि वो उस इन्वेंशन पे काम कर सके। तो फिर उन दो सर्कमस्टांसेस कंसिडर कर सकता है कि आपको 6 महीने, साल भर का टाइम, 12 महीने का टाइम टाइम दे दे, या उससे कम का टाइम दे दे कि आप उस पर वर्क कर लीजिए। उसमें ये लेकिन एक ये कंडीशन ये है कि where the patentee establishes that the reason why a patented invention could not be worked as aforesaid before the date of application was due to any state or central act or any rule or regulation। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था चाइना वाला, कि वहां से वो नहीं आ पा रहा है रॉ मटेरियल, और नहीं आने की वजह से हम लोग उसको बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक मेजर कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का, इन्वेंटिव प्रोडक्ट का, तो वो नहीं बना पा रहे। और यहाँ पर मे बी इंडिया ने अभी भी उस पर लगाम लगाया हुआ है थ्रू सम एक्ट और रूल। तो फिर वो तब तक, जब तक वो खत्म नहीं होगा रूल, वो तब तक ये इसको बना नहीं सकते। तो आप अगर 6 महीने की टाइम दे दे, साल भर का टाइम दे दे, डजेंट मैटर, क्योंकि उनको जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो कर नहीं सकते। कंट्रोलर जो है वो उसको ये चीज को इंश्योर करना है कि पेटेंटी ने एडिक्वेट और रीजनेबल स्टेप लिया था इस पर्टिकुलर इन्वेंशन को इंडिया में बनाने के लिए, कमर्शियल स्केल पर और लार्ज क्वांटिटी में। इस बात को कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद ही वो उनके अंदर में उसको रिलीफ दे सकता है। Section 87 talks for procedure for dealing with applications under Section 84 and 85, where the controller is satisfied कि प्राइमा फेसी जो है इसमें हैज बीन मेड आउट फॉर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर, तब वो उसकी कॉपी जो है पेटेंटी को देगा। यानी कि अब उसका जो इन्वेंशन है, जो पेटेंटेड इन्वेंशन है, अब उसको कंट्रोलर कंपल्सरी लाइसेंस करने जा रहा है। तो आखिर पेटेंटी को ये जानने का हक है, और अपनी बात सुनवाने का भी हक है, अपोज करने का भी हक है, कि वो बताए कि क्यों नहीं कर पा रहा था, या फिर क्या रीजन है वो मास में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और एनी ऑफ द 3 रीजंस, कोई भी जिसको अप्लाई करके उसको कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोलर का ये काम है कि वो इस बात को, नोटिस को सर्व करे पेटेंटी को, और साथ में मान लीजिए कोई एप्लीकेंट है या उसमें इंटरेस्टेड पर्सन है जो कि मे बी उसको लाइसेंस किया गया है ना, और साथ में उस एप्लीकेशन को पब्लिश भी करे, ठीक है। तब यहाँ पर पेटेंटी या फिर कोई दूसरा पर्सन इस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर को अपोज कर सकता है, और जैसे अपोजिशन का नोटिस होता है वैसे वो उसको देगा, ठीक है। उसके बाद वो किस कारण से अपोज किया जा रहा है वो बताएगा, और उसके बाद कंट्रोलर जो है पेटेंटी को या अदर इंटरेस्टेड पार्टी जिसने अपोज किया है उसको बुलाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होगा, और वो उसके बाद ही डिसीजन लेगा कि क्या करना है। जैसे मैंने बताया, अगर वो उसका 1 लगाना है, 87 का 1, तो वो इसके बेसिस पर ही वो लगाएगा। सेक्शन 88, पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस। तो अभी तक तो हम लोग यही सब समझ रहे थे ना, कि कंट्रोलर कैसे कर सकता है, क्या उसका स्टेप्स है। तो उसमें कंट्रोलर जो है उसको 84 में, क्योंकि 84 में कंपल्सरी लाइसेंस है और 85 में रिवोकेशन है, तो कंट्रोलर जो है अगर उसके पास ये एप्लीकेशन गया कि वो जो है, एक मैं कंडीशन आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि सॉरी फॉर द फोन, मान लीजिए कि एक मोबाइल पहले से इन्वेंशन हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पेटेंट की तरह। उस मोबाइल में कैमरा है, कैमरा का जो एप्लीकेशन है उसको भी उसने रजिस्टर कराया है किसी ने। अब आपने उसके ऊपर कोई इन्वेंशन किया है
जब वो कैमरा मान लीजिए वो 360 डिग्रीज मूव कर सकता है या पैनारोमा हो सकता है, तो आप उसके कैमरा के ऊपर ही इन्वेंशन कर रहे हैं। यानी कि ऑन द बेसिक लेवल आपको जो इन्वेंशन है वो किसी और के इन्वेंशन पर काम कर रहा है। हाँ, आपने कुछ इन्वेंटिव स्टेप लगाया है, आपको पेटेंट मिलेगा, लेकिन जब आप उसको यूज करेंगे तो उसके पेटेंट को आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और तभी आप उसका, अगर आपको नहीं मिलता है परमिशन, तो फिर आप उसके पेटेंट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं और तभी आप कर रहे हैं उसके ये में। तो उस सूरत में क्या होता है, तो use or sale of material not protected by patent is prejudiced by reasons of conditions imposed by patentee upon the grant of license। यानी पेटेंटी ने नहीं दिया आपको लाइसेंस वो यूज करने के लिए, उसमें आप क्या कहेंगे, आप जाएंगे कंट्रोलर के पास और कहेंगे कि हमको इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दीजिए ताकि मैं इस पर वर्क कर सकूं। ठीक है, तो तब कंट्रोलर को पावर है। If he makes an order for grant of license to the applicant, order the existing license to be cancelled, और may उसमें जो लाइसेंस है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा है तो उसको या तो कैंसिल करवा दे या उसमें ऐसा चेंजेस करवा दे कि इसको अलाउड हो जाए। अगर मान लीजिए कि कैमरा भी है, मोबाइल भी है और कैमरा में 360 डिग्रीज ये कर रहे हैं, और उन्होंने जो दूसरे पेटेंट एप्लीकेंट हैं वो जो है उनका पैनारोमा है, तो दो तीन अगर एप्लीकेशन ऐसा है कि उसको काम करने के लिए इसको पहले वाले एप्लीकेशन के जो इनका पहला पेटेंट है उसको इन्फ्रिंज करना पड़ेगा, और उसमें कोई टेक्निकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि यही मेन मकसद है ना पेटेंट का, तो देन the controller may direct the grant of license in respect of other patents also to enable the licensee to work on the patent or patents in regards to which license is granted under section 84. Where the terms and conditions of license have been settled by the controller, the licensee may, at any time after he has worked the invention on commercial scale for a period not less than 12 months, make an application to controller for revision of the terms and conditions on the grounds that the terms and conditions settled have proved to be more onerous than originally expected, and that in consequence thereof the license is unable to be worked in this particular invention। कहने का अर्थ ये है कि अगर लाइसेंसी को जब मिल गया, यहाँ लाइसेंसी कौन है, जिसको कंपल्सरी लाइसेंस मिल गया, वो अब उस पर वर्क करना शुरू किया, और 12 महीने के बाद, उसके पहले वो नहीं कर सकता है, 12 महीने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि इस पर, इस पर्टिकुलर इन्वेंशन से प्रोड्यूस करना या फिर मास प्रोडक्शन करना या फिर कम दाम में प्रोड्यूस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, और करता है तो उसको लॉस होता है, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बट इसको सेकेंड टाइम वो नहीं कर सकता। सेक्शन 89, जनरल पर्पस फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस। ऐसे भी आपको समझ में अब तक तो आ ही गया होगा कि कंपल्सरी लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि जिस पर्पस के लिए पेटेंट दिया गया था वो पर्पस जब फुलफिल नहीं हो पाएगा तो उसको फुलफिल करने के लिए हम किसी और को ये काम दे देंगे, यही बात है इसमें। तो यही चीज है कि सेक्शन 84 कब लगाया जाए। पहला तो यही कि वर्क ऑन कमर्शियल स्केल हुआ नहीं, और हुआ नहीं है इंडिया टेरिटरी में, उसको प्रोड्यूस नहीं करके पाया इंडिया के, तो फिर वो अ, दूसरे को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि जो डिले हुआ है वो उसका डिले होने का कोई प्रैक्टिकल रीजन नहीं है। The interest of any person for time being working or developing an invention in the territory of India under the protection of patent are not fairly prejudiced। यानी जो मैंने आपको कैमरा का एग्जांपल दिया वो, तो ये दोनों रीजन की वजह से कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, तो ये जो है अब आप ये बात तो समझ गए कि कंपल्सरी लाइसेंस क्यों मिलता है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या क्या है, उसको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब आपको कंपल्सरी लाइसेंस मिलेगा। तो रॉयल्टी ऑन रीजनेबल, जो रीजनेबल अमाउंट है वो देना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया यूएसपीटीओ ने 6% डिसाइड कर दिया है, तो 6% जो है जनरली इज द स्टैंडर्ड नॉर्म। ठीक है, उसके बाद जब आप लिए हैं तो उसको फुल एक्सटेंट पे आप यूज करेंगे, आपको कुछ फायदा हो, रीजनेबल प्रॉफिट हो, और उसके बाद आप उसको फुलेस्ट एक्सटेंट तक करेंगे। उसके अलावा आप इसको रीजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को मुहैया कराएंगे।
उसके बाद जो कंपल्सरी लाइसेंस मिलता है वो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है। व्हाट इज नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस? दो तरह के लाइसेंस है, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग। जिसमें क्या दो तरह के इस तरह से हैं, और एक और है जैसे वॉलंटरी है, कंपल्सरी है, एंड सो ऑन। तो ये जो नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि इनको जो लाइसेंस मिला है प्रोड्यूस करने के लिए, तो इनको तीन रीजन से मिला है कि वो वर्कड इन इंडिया हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे हो, और रीजनेबल अमाउंट में हो। तो ये तीन चीजों के लिए उसको जरूरी नहीं है कि उसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिले, यानी उसका कंपटीशन नहीं किया जा रहा है, तो किसी और को भी पेटेंटी ये लाइसेंस दे सकता है। तो एक्सक्लूसिव मतलब अब किसी और को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा, नॉन एक्सक्लूसिव मतलब कोई और भी ले सकता है साथ साथ में। ठीक है। उसके बाद जब जिसको लाइसेंस मिल गया है वो किसी और को असाइन नहीं कर सकता। आपने असाइनमेंट और ट्रांसमिशन पढ़ा है, तो ये किसी और को असाइन नहीं कर सकता, उसी को मिला है उसी को प्रोड्यूस करना होगा। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में ध्यान देते हुए इस पर शॉर्टर पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है। उसका मेन रीजन जैसे आपको पहले भी कई बार बता दी मैं कि उसका इंडियन मार्केट में सप्लाई होना जरूरी है, बट कहीं कहीं कभी कभी एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट होता है। अब जैसे इंडिया जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस करता है, इंडिया ने ब्राजील को, नेपाल को, बांग्लादेश को, एक बार यूएस को, कई एक कंट्रीज को उसने एक्सपोर्ट किया है। पर कंडीशन ये लगता है, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको, कि एक्सपोर्ट तभी कर सकता है जब उस कंट्री ने कह दिया है कि हाँ इसके लिए मैं कंपल्सरी लाइसेंस इशू कर रहा हूँ, और इंडिया में भी उसको प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी है। ठीक है। तो एट्थ बोलता है डैट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो कि अभी हम लोग को पढ़ने का वैसे मतलब बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें अगर पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज भी होगा तो उसको ग्रांट किया जाएगा। जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे भी नॉन लाइसेंसिंग है, नॉन असाइनेबल है, नॉन एक्सक्लूसिव है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव या फिर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अलाउ किया जा सकता है। Second, no license granted by the controller shall authorize the licensee to import the patented article. क्यों? क्योंकि ये बात को तो रोकना है ना। मैंने कल आपको बताया है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो जो चीजें हैं, इसमें कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, इंपोर्ट को नहीं, क्योंकि हम कुछ सामान मंगा के किसी और को पैसा दे रहे हैं। तो आप इंपोर्ट ही करा लेंगे तो फिर वो क्यों ना करा लेता, है ना। तो ये आपको अलाउ नहीं कर सकते वो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी टाइम टू टाइम किसी को बोल सकता है, कंट्रोलर को, कि आप इसको लाइसेंस करके, जैसे मैंने भी बताया, इसको आप कंपल्सरी लाइसेंस करके एक्सपोर्ट के लिए इसको आप अलाउ कर दीजिए। 91 लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स। जैसे अ, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है, या अगर मैं फार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल ले लूं, तो मान लीजिए एक मेडिसिन है जो कि जैसे अभी आपने कोरोना के टाइम में पढ़ा कि कई एक मेडिसिन ऐसी थी जो एक बीमारी तो पहले से ठीक करती थी, बट अभी उसको यूज किया जा रहा है कोरोना के लिए, है ना। तो कई एक ऐसी मेडिसिन आपने पढ़ी अभी अपने जानी, जो कि अभी कोरोना टाइम में यूज हो रहा था। तो मान लीजिए कि उसी में दो पेटेंट कराना पड़ रहा है। एक ने अपने क्लेम्स में डाला है कि वो मलेरिया ठीक कर रहा है, और तब दूसरे को समझ में आया कि इससे आप कोविड का भी इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस करके कोविड भी आप इसको इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे रिलेटेड पेटेंट्स हो गया दोनों, है ना। तो अगर एक दूसरे को इन्वेंट यूज करने में हिंडर कर रहा है, तो फिर उसमें कंट्रोलर जो है लाइसेंस ग्रांट कर सकता है दूसरे के लिए। No order under subsection 1 shall be made unless the controller is satisfied that the applicant is able and willing to grant or procure the grant or to the patentee and his licenses if they do so desire of a license in respect of other invention on reasonable term। यानी उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि इसको दे दिया जाए, इसके लिए भी कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया जाए। और
उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो जाए कि अगर पहला मेंशन्ड पेटेंट को एंड सिमिलर ऑर्डर अंडर अदर पेटेंट प्रोप्राइटर ने मांगा है पहला इन्वेंशन के लिए भी लाइसेंस के लिए, तो वो कंट्रोलर दे सकता है, पर अगेन ये नॉन असाइनेबल रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव पेटेंट्स एज वेल। 92 स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस और नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि कोई ऐसी बीमारी ग्रस्त कर रही है कंट्री को जो कि बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है और उसकी मेडिसिन बहुत महंगी मिल रही है या फिर बहुत कम में बन रही है इंडिया में और ऑलरेडी किसी को पेटेंटेड है और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम इमरजेंसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इस बात का वेट नहीं करेगा कि कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो कोई आए मांगे और फिर वो उनको मिले। ये यहाँ पर वो डायरेक्टली ये ऑर्डर कर सकता है कि इसका प्रोसेस यानी कि किसी ने अप्लाई किया, फिर वो नोटिस गया पेटेंटी के पास, फिर पेटेंटी ने अपोज किया या इंटरेस्टेड पार्टी ने अपोज किया, वो एप्लीकेशन जो है वो उसको पब्लिश किया और वेट किया कि कोई अपोज तो नहीं कर रहा है, फिर दोनों पार्टी को हियर किया और फिर दिया। तो मे भी अगर ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली लाइसेंस ग्रांट कर दिया जा सकता है। ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट ये है कि लोएस्ट प्राइस पे लोगों को मिले, इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए कि उसको लोएस्ट प्राइस पे मिल जाए। अंडर दीज सेक्शंस जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं, shall in relation to the grant of licenses under this section as they apply in relation to grant of licenses under section 84। तो सेम चीजें जैसे उसमें मिलती रही हैं फैसिलिटी, वो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ये किस सिचुएशन में हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी या फिर इन केस ऑफ पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज। कि यहाँ पे उन्होंने बीमारियों के कुछ नाम दे रखे हैं। तो आप देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब एड्स है, क्योंकि जिस समय ये आया था और जिस समय दोहा डिक्लेरेशन एंड ऑल हुआ था, ब्राजील में बहुत तेजी से HIV एड्स बढ़ रहा था और ब्राजील ने इस बात की धमकी भी दी थी बड़े बड़े कंपनियों को जो महंगी दवाइयाँ बना रहे थे इसका। और आप देखे होंगे एक मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड इन हॉलीवुड। तो ये जो है वो उससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि दवाई सस्ती करो नहीं तो हम इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस कर देंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने डाला है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, अदर एपिडेमिक्स है, फॉर एग्जांपल कोरोना एंड ऑल। ठीक है, सेक्शन 92A जो है वो अटैच किया गया है बाद में एज एन अमेंडमेंट। तो अगेन ये दूसरे कंट्री में जाने के लिए जैसे अभी रिसेंटली एक कंट्री ने अप्रोच किया था इंडिया को कि हमें वो दे दो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कंट्री अपने कंट्री में भी इस बात को डाले कि हाँ हम कंपल्सरी लाइसेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए वो कंपल्सरी लाइसेंस मांग रहे होंगे वो कंपनी जो है अपोज कर सकती है कि हम इतने दाम में दे रहे हैं, आप मतलब नहीं कर सकते। तो वो कंट्री कहे कि नहीं मैं इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने ही कंट्री के मैन्युफैक्चरर को बोले कि बनाओ, वो दूसरे कंट्री से भी बोल सकता है कि मुझे ये इसको दो। तो यहाँ पर क्योंकि वहां पे बन नहीं रही और वहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो ये चीज जो है दूसरी कंट्री को करनी पड़ेगी और वो इंडिया से मांग सकता है कि हमने कंपल्सरी लाइसेंस इशू किया है, आप जो है इसको आप प्रोड्यूस करके हमारे यहाँ कम दाम में दीजिए। ठीक है, और जब कंट्रोलर को ऐसा रिक्वेस्ट आएगा तो फिर वो सिमिलर प्रोविजंस में जो है वो इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस इशू कर सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो हैं जो पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं या मैन्युफैक्चर किए गए हैं पेटेंटेड प्रोसेस से और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए उस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उनको बनाया गया है। डायग्नोस्टिक किट्स जो है वो भी इसके अंदर आता है। Section 93. Order for license to operate as a deed between parties concerned. Any order for the grant of a license under this chapter shall operate as if it were a deed granting a license executed by the patentee.
ठीक है, यानी एक डीड बनती है, यानी एक अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि नोटराइज्ड रहेगा, उसको इस तरह से मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी बी को लाइसेंस देती है, तो लाइसेंस का क्या मतलब, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना वो, तो जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जिस तरह से मेंशन रहते हैं, वो डीड जो है यहाँ पे भी उसी तरह से मान लिया जाएगा। टर्मिनेट कर दिया जाएगा कंपल्सरी लाइसेंस को, जब जब मान लो जिसके अगेंस्ट मिला है कंपल्सरी लाइसेंस, जिस पेटेंटी के अगेंस्ट मिला है, वो इस चीज को डाले एज एन एप्लीकेशन की, जिस सिचुएशन के लिए आपने कंपल्सरी लाइसेंस दूसरी कंपनी को दिया था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अब हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, या फिर हमने यहाँ पे बड़ी सी फैक्ट्री लगा ली है, अब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, उस तरह की चीज़ें, और कंट्रोलर को लगता है कि हाँ अब नहीं मिलना चाहिए उनको कंपल्सरी लाइसेंस, अब ये प्रोड्यूस करेंगे खुद से, तो उस सिचुएशन में वो टर्मिनेट कर सकते हैं। So we finish off this chapter over here. We will be continuing with the next chapter in the next class. I hope you have started preparing for the exam on a daily basis. Otherwise, वो याद रहेंगे नहीं. Okay. Thank you.